हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फायर सेक्ट पिल कंपटीशन में जियान ने अपनी कमाल की काबिलियत से सभी को चौंका दिया था। सभी को अब लगने लगा था कि ये कंपटीशन जियान ही जीतेगा, क्योंकि असलियत में अभी के लिए उसके मुकाबले का कोई भी वहाँ पर नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद काविंग, जो काव क्लैन की विच के नाम से जानी जाती थी, उससे अब इस कंपटीशन में इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि जियान ने आज उसके लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसलिए वो एल्डर शैंग से परमिशन मांगती है कि वो उसे परमिशन दे दें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की। अब आगे एल्डर शैंग उसे परमिशन तो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर वो इस कंपटीशन में कूदती तो इससे जियान की मुश्किलें ही बढ़ती। पर ऐसा एक रूल था कि जो सेक्ट पिछले साल नंबर 1 आया था, जिसने पिछले साल ये कंपटीशन जीता था, वो कंपटीशन के बीच में अपना पार्टिसिपेंट चेंज कर सकता है। ऐसे में रूल्स के हिसाब से वो ऐसा कर सकती थी और उसे एल्डर शैंग भी नहीं रोक सकते थे। इधर जब जियान देखता है कि काविंग उसे मुकाबला करना चाहती है, तो वो भी कहाँ पीछे हटने वाला था। तो एक बार के लिए एल्डर शैंग को देखता है और उनके चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर वो उन्हें समझाते हुए कहता है, एल्डर शैंग, आप उसे परमिशन दे सकते हैं। मैं भी काविंग की काबिलियत देखना चाहता हूँ। जियान को आज तक किसी से डर नहीं लगा था, ऐसे में काविंग किस खेत की मूली थी। जियान की बात सुनकर फाइनली एल्डर शैंग काविंग को कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन दे देते हैं। इधर परमिशन मिलते ही काविंग जल्दी से जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। एल्डर शैंग सभी को इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही सभी पार्टिसिपेंट एक पोर्टल से होते हुए बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। वो सभी बैटलफील्ड पर आ चुके थे। एल्डर शैंग सभी को मुकाबला शुरू करने का इशारा करते हैं। उनका इशारा मिलते ही सभी लोग उस बैटलफील्ड पर बैठ जाते हैं। ये कंपटीशन स्पिरिचुअल एनर्जी से होने वाला था। ऐसे में उन लोगों को अपनी डोइक्वी या अपनी दूसरी पावर्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। सभी लोग अभी के लिए बैटलफील्ड पर बैठे हुए थे। उनके शरीर के चारों तरफ उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। सभी लोग अभी के लिए इन सभी पार्टिसिपेंट्स को ही देख रहे थे। तभी अचानक से सभी पार्टिसिपेंट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जानवरों में बदलने लगते हैं। अभी के लिए सभी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अजगरों में बदल दिया था। बैटलफील्ड पर अभी के लिए 5 अजगर मौजूद थे, जो सभी पार्टिसिपेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से बने थे। वो सभी अजगर अपने सामने मौजूद दूसरे अजगर को गुस्से में घूर रहे थे, जैसे कि वो उसे चबा जाना चाहते हों। अचानक से सभी एक साथ चीखते हैं, हमला करो। जैसे ही वैसा चीखते हैं, उनके अजगर तेजी से सामने बढ़ने लगते हैं और जाकर सामने मौजूद सारे अजगरों से टकराने लगते हैं। काविंग का अजगर सीधा जाकर बाकी चारों अजगरों से टकरा जाता है। डेंजुआन, क्विजी, बाइंग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और वो लोग काविंग से कमज़ोर भी थी। ऐसे में ये हमला टकराते ही उन लोगों को चोटें आ जाती हैं और उन लोगों के अजगर काफ़ी पीछे हट जाते हैं। हालांकि जियान का अजगर भी कुछ कदम पीछे हट गया था, पर जियान ने आसानी से सिचुएशन को संभाल लिया था। पर यह तो बस शुरुआत थी। काविंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा देती है और उसे एक बड़ी सी बर्ड में बदल देती है। वो बर्ड तेजी से जियान के अजगर की तरफ बढ़ने लगती है। अजगर के पास पहुंचकर वो बर्ड अपने पंजों से अजगर पर हमला कर देती है, जिससे एक ही हमले में वो अजगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जियान ने अभी हार नहीं मानी थी, उसने तो जानबूझकर ये होने दिया था। अचानक से जियान चीखता है, हमला करो, और उस बर्ड के ऊपर अचानक से एक बड़ा सा हाथ दिखने लगता है। ये हाथ जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना था। इशारा मिलते ही हाथ तेजी से बर्ड पर हमला करने बढ़ने लगता है। इधर काविंग भी जवाबी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। बर्ड और वो हाथ दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और दोनों किसी भी पल टकरा सकते थे। तेजी से बढ़ रहे दोनों हमले कुछ ही पलों में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक जोरदार आवाज़ के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इधर डेंजुआन, क्विजी काविंग के पिछले हमले से काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि वो ना ही तो काविंग को हरा सकते हैं और ना ही जियान को हरा सकते हैं। ऐसे में वो दोनों जल्दी से खड़े होते हैं और एल्डर शैंग को ग्रीट कर कर वो लोग बैटलफील्ड से बाहर आ जाते हैं। उन लोगों ने हार मान ली थी, क्योंकि वो जानते थे वो चाहकर भी अभी के लिए तो जियान को नहीं हरा सकते हैं और काविंग को हराने का तो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। इन दोनों ने तो हार मान ली थी, पर बाइंग अभी के लिए भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। बाइंग गुस्से से जियान को घूर रहा था। उसे देखकर ही कोई भी समझ जाता कि वो जियान को मारने की प्लानिंग कर रहा है। वो अपने क्लैन का बेस्ट एल्केमिस्ट था और उसे उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में
वो अपना नाम ज़रूर फैला देगा और सभी लोग उसे इज्जत से देखेंगे। पर आज जियान के आ जाने की वजह से सब कुछ बदल गया था। वो इंसान जिसे सब लोग इज्जत से देखने वाले थे, अभी के लिए सभी के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था और कोई भी उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए वो जियान से बदला लेना चाहता था। बाइंग एक मौका देखता है और जैसे ही उसे वो मौका मिलता है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बड़ा सा अजगर तैयार करता है और उससे जियान पर हमला कर देता है। वो अजगर तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान जो अभी के लिए काविंग से फाइट कर रहा था, उसकी नज़रें अचानक से आते इस हमले पर पड़ती हैं और जियान को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बाइंग को घूरते हुए कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? चलो, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे और दोबारा से मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करोगे। ये कहकर जियान स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल हमला तैयार करता है और उससे अजगर को काउंटर करता है। दोनों हमले आपस में टकराते एक जोरदार धमाका होता है और बाइंग उड़ते हुए दूर जा गिरता है और खून की उल्टियां करने लगता है। इस हमले ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। जियान ने इस हमले में अपनी काफ़ी पावर लगा दी थी, इससे बाइंग चाहकर भी इसका सामना नहीं कर पाता और उसकी ऐसी हालत तो होनी ही थी। ज़मीन पर पड़ा बाइंग खून की उल्टियां कर रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था और वो खौफ से जियान को देख रहा था। वो समझ गया था उसका और जियान का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो चाहकर भी जियान को कुछ नहीं कर सकता है। इधर बाइक क्लैन के लोग जो आज बहुत ही उम्मीदों के साथ यहाँ आए थे, बाइंग की ऐसी हालत देखकर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे। खास करके वो बाइक क्लैन की एल्डर जिसे जियान ने पिछली बार सबक सिखाया था। उसे उम्मीद थी कि आज वो जियान को अच्छा सबक सिखाएगी और उसे अपनी जगह दिखा देगी, पर बाइंग की ऐसी हालत देखकर अब उसने भी हार मान ली थी। पिछले 2 दिनों में उनकी इतनी बेइज्जती हो गई थी जितने पिछले कुछ सालों में नहीं हुई थी, और वो भी सिर्फ एक लड़के ने कर दी थी। इस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो चाहकर भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बाइंग कंपटीशन से बाहर हो गया था और अब इस कंपटीशन में सिर्फ जियान और काविंग ही बचे थे। जियान जल्दी से अपना ध्यान काविंग पर लगाता है क्योंकि वो जानता था अगर वो एक पल के लिए भी भटका तो उसका फ़ायदा उठाकर काविंग आसानी से उस पर हमला कर सकती थी। इधर काविंग जियान को एक बार के लिए देखती है, जिसके बाद वो जियान को देखते हुए कहती है, इस मुकाबले में हम दोनों ही बचे हैं, तो चलो जल्द से जल्द इसे ख़त्म करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑफ़र है। पहला ऑफ़र है कि तुम मुझसे मुकाबला करो। अगर उस मुकाबले में तुमने मेरे 3 हमलों का सामना कर लिया तो मैं खुद इस मुकाबले से पीछे हट जाऊंगी और हार मान लूँगी। और दूसरा है कि तुम अभी के लिए खुद पीछे हट जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो भी ये क्लैन को तो इनकी सीट्स मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ तुम मेरे हमलों का सामना करने से बच जाओगे। तो बोलो तुम क्या चुनते हो? उसकी बात सुनकर जियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो जानता था अगर अभी के लिए वो पीछे भी हट जाता है तो भी ये क्लैन को तो एल्डर की सीट मिल ही जाएगी, पर जियान अभी के लिए काविंग के हमलों का सामना करना चाहता था क्योंकि काविंग पिल गैदरिंग में उसकी अपोनेंट होने वाली थी। ऐसे में अभी उससे मुकाबला कर कर जियान उसकी पावर देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि उसकी ये अपोनेंट कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। जियान मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं पहला ऑप्शन चुनता हूँ। हम दोनों फाइट कर कर ही डिसाइड करेंगे। ये बात सुनकर काविंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, चलो मुकाबला करते हैं। जियान की बात से अभी के लिए काविंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और वो जियान को घूर रही थी। अचानक से वो अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकालती है और उसे बड़े से हाथ में बदलते हुए कहती है, आज से हज़ारों सालों पहले बहुत सारे एल्केमिस्ट ऐसे हुआ करते थे जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने अपोनेंट पर हमला भी कर सकते थे। उन एल्केमिस्ट के वो हमले इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे कि उनके अपोनेंट अक्सर उन हमलों से मारे जाते थे। वो लोग ये हमला करने के लिए अलग अलग तरह के टेक्निक्स का यूज़ करते थे। वक्त के साथ वो काफ़ी सारी टेक्निक्स गायब होती गई, पर अभी भी कुछ ऐसी टेक्निक्स बची हैं जिनका यूज़ कर कर हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने अपोनेंट पर हमला कर सकते हैं। और किस्मत से मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, तो चलो आज देख ही लेते हैं कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जियान, इसका सामना करते हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। उसकी बात सुनकर जियान चौंक जाता है। आज तक उसने ऐसी किसी भी टेक्निक के बारे में नहीं सुना था जिसका यूज़ कर कर कोई भी एल्केमिस्ट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से
अपने अपोनेंट पर हमला कर सकता हो। पर अगर काविंग की बात कह रही थी तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ऐसी कोई टेक्निक सच में एग्जिस्ट करती थी। एक ऐसी टेक्निक के बारे में उसे टियान हाउ ने भी बताया था, लेकिन वो टेक्निक सिर्फ कल्टीवेशन के लिए थी, वो हमला नहीं कर सकती थी। जियन सोच में पड़ जाता है, क्या सोल टेक्निक्स भी दो तरह की होती हैं? काविंग की बातों से ऐसा लग रहा है कि सोल टेक्निक दो टाइप की होती हैं। पहली है कल्टीवेशन टाइप की और दूसरी है जिसका यूज़ कर कर हम अपने अपोनेंट पर हमला कर सकते हैं। लगता है ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। काविंग से ये टेक्निक हासिल करने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे टेक्निक मिल गई तो मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी का सामना करना किसी भी नॉर्मल वॉरियर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर मुझे ये टेक्निक मिल गई तो शायद मैं डाउजन लेवल के वॉरियर का भी सामना कर पाऊँ। यही सोचकर जियन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अभी के लिए पहले उसे काविंग के हमले का सामना करना था। जियन खुद को काविंग के हमले का सामना करने के लिए तैयार करने लगता है। इधर काविंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार बढ़ाती जाती है और उसके हाथों में अलग अलग तरह की सील्स दिखाई पड़ने लगती हैं। काविंग तेजी से उन्हें मर्ज करने लगती है। काविंग बहुत तेजी से एक के बाद एक सील्स बदलती जा रही थी, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे, क्योंकि अभी के लिए उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसके हाथ तक नहीं देख पा रहे थे। यहाँ तक कि जियन खुद भी उसके हाथों को ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसे बस अभी के लिए उसके हाथों की परछाई दिखाई पड़ रही थी। ये सब देखकर जियन समझ गया था काविंग का ये हमला सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जियन जवाबी हमले के लिए एक बहुत बड़ा हाथ तैयार करता है। इस हाथ में उसने अपनी काफ़ी सारी पावर लगा दी थी। ऐसे में किसी के लिए भी ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान था कि ये हमला कितना ज़्यादा पावरफुल था। इधर काविंग का हमला तैयार हो जाता है। अभी के लिए सभी को हवा में एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई पड़ रहा था, जो पूरी तरह से काविंग की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था। उसके अंदर से लगातार खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो काफ़ी सारे लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। काविंग का वो बड़ा सा हाथ जियन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर उस हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख जियन भी काउंटर अटैक कर देता है। दोनों के ही हमले आपस में जाकर टकरा जाते हैं और एक ज़ोरदार धमाके के साथ जियन हवा में उड़कर पीछे जाने लगता है। इस हमले से जियन समझ गया था कि सच में ये टेक्निक्स कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि अभी के लिए जो काविंग ने उस पर हमला किया था उसने जियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि जियन ने हार मानी थी। जियन जल्दी से खुद को संभालता है और खुद को बैटल फील्ड से बाहर जाने से रोकता है। अब उसे भी इस मुकाबले में मज़ा आने लगा था। वो काविंग को देखता है और उससे कहता है, अगला हमला करो। इधर जियन को अभी तक सही सलामत देखकर काविंग चौंक जाती है। उसे लगा था इस हमले से जियन हार मान लेगा और वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा, पर जियन तो अभी भी सही सलामत था। ये देखकर काविंग काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी, पर वो जियन की जिद देखकर अब उससे भी मुकाबले में मज़ा आने लगा था। वो समझ गई थी कि फिल गैदरिंग में जियन उसका एक खतरनाक अपोनेंट होने वाला है। ऐसे में अभी के लिए काविंग जान लेना चाहती थी कि जियन असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। काविंग जल्दी से दूसरे हमले के लिए तैयार होने लगती है। वो फिर से कई सारी सील्स बनाने लगती है, जिन्हें जियन चाहकर भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वो सील्स बना रही थी। इधर जियन काफ़ी देर तक कोशिश करता है, पर जब वो नॉर्मल आँखों से ये सब नहीं देख पाता है तो फाइनली वो अपनी आँखों में अपनी ग्लेस फ्लेम को लेकर जाता है और उससे अपनी आँखों को कवर कर लेता है। इस कारण अब उसे हर चीज़ काफ़ी स्लो मोशन में दिखने लगती है। जियन काविंग को ध्यान से देखने लगता है और उसके हाथों के पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि वो भी ये टेक्निक सीखना चाहता था। जियन बारीकी से उसके हाथों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा था। वो समझ रहा था कि आखिर किस तरह ये सोल टेक्निक काम करती है। इधर कुछ देर तक लगातार सील्स बनाने के बाद आखिरकार काविंग का हमला तैयार हो जाता है। अचानक से सभी को आसमान में एक ज़ोरदार कड़कड़ाहट सुनाई देती है, जिसके बाद सभी को आसमान में एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई पड़ने लगता है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। बहुत से लोगों को तो अब इस हमले से डर भी लगने लगा था, क्योंकि वो समझ सकते थे कि हमला कितना ज़्यादा पावरफुल है और अगर ये हमला गलती से भी उनसे टकरा गया तो उनका क्या हो सकता है। वो हमला तेज़ी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जब जियन देखता है कि वो हमला उसकी तरफ बढ़ रहा है तो जियन जल्दी से अपने हाथ आगे करता है और अचानक से काविंग के पैटर्न्स को याद करने लगता है। इसके बाद जियन उन्हीं पैटर्न्स के अनुसार अपने हाथों पर अलग अलग सील्स बनाने लगता है, ताकि वो काउंटर अटैक कर सके। कुछ ही पलों में जियन अपना हमला तैयार कर लेता है।
लेकिन इतनी देर में काविंग का हमला उसके काफ़ी पास पहुंच गया था। जियन काउंटर अटैक तो कर देता है, लेकिन हमला बहुत फास्ट होने की वजह से उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे में जैसे ही दोनों हमले आपस में टकराते हैं, जियन एक बार फिर से उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। लेकिन गिरते हुए जियन जल्दी से खुद को संभाल लेता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में बैटलफील्ड से बाहर नहीं गिरना चाहता था। खुद को संभाल कर जियन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि बैटलफील्ड की वो आखिरी लाल लाइन उसके जस्ट पीछे थी। वो बस 3 इंच से बाहर जाने से बच गया था। जियन हंसते हुए काविंग को देखता है और उससे कहता है, अगला हमला करो। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।